भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के 100 बरस की यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला की पहली कड़ी में आज प्रस्तुत है भारतीय सिनेमा के पितामह धुंडीराज गोविंद फाल्के पर केंद्रित कार्यक्रम। अप्रैल सन 1913 मुंबई के ग्रांट रोड स्थित ओलंपिया सिनेमा में आमंत्रित गणमान्य लोगों के समक्ष प्रदर्शित होने जा रही थी भारत की पहली मूक कथा फिल्म राजा हरिश्चंद्र। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे धुंडीराज गोविंद फाल्के, जो कालांतर में प्रसिद्ध हुए दादा साहब फाल्के के नाम से। 3 मई सन 1913 गिरगाम मुंबई के कोरोनेशन हॉल में शुरुआत हुई आम जनता के लिए राजा हरिश्चंद्र फिल्म के व्यावसायिक प्रदर्शन की। राजा हरिश्चंद्र पाक कोरोनेशन थिएटर मध्ये अन्न शिकवण तिकीट मिळवा फुकट लुगडं नशिबान तिकीटाला लुगडं आजी आजी नशिबान तिकीटाला लुगडं नशिबान तिकीटाला लुगडं नशिबान तिकीटाला लुगडं। दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित भारत की पहली कथा फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माण से भी बहुत पहले सन 1896 में फ्रांस के लुमियर बंधु लेकर आए चलती फिरती तस्वीरों का जादू। बेसनकॉन, फ्रांस। फिल्म निर्माण के प्रति लुमियर बंधुओं में जबरदस्त लगाव था। काम के बाद अपनी फैक्ट्री से निकलते मजदूरों को ही दोनों भाइयों ने सबसे पहले फिल्म पर उतारा। 28 दिसंबर 1895 को लुमियर भाइयों ने पेरिस में अपनी फिल्मों की प्राइवेट स्क्रीनिंग की। हर फिल्म की रील करीब 17 मीटर लंबी थी और उसका समापन समय था 50 सेकंड। 1895 में मार्वेल ऑफ द सेंचुरी के नाम से लुमियर बंधु के इसी शो की आम जनता के लिए शुरुआत हुई पेरिस के ग्रैंड कैफे में। 7 जुलाई 1896 मुंबई के आसमान पर बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मुंबई के वॉटसन होटल में चहल पहल और बेचैनी का माहौल था। लोगों को इंतजार था उस जादू का जिसका दावा कर रहे थे ऑगस्ट लुमियर और लुइस लुमियर। लुमियर बंधुओं के सिनेमेटोग्राफ का शो जिसने भी देखा वो आश्चर्य में डूब गया। लोग दांतों तले उंगली दबाए देख रहे थे। पर्दे पर रोशनी और छाया के मेल से चलते फिरते चित्रों का खेल। उन दिनों के शहर मुंबई की शामें रईस और कुलीन लोग क्लबों में गुजारते थे। संगीत रसिकों के लिए संगीत की महफिलें थीं और दिल बहलाव के अन्य साधनों के रूप में सर्कस, हाथ की सफाई के खेल, नाटक और कठपुतली के तमाशे मौजूद थे। मनोरंजन के इन तमाम साधनों के बीच चलती फिरती तस्वीरों का जादू सिर चढ़कर बोलने लगा। एक शनिवार दादा साहब फाल्के मुंबई के सैंडहर्स्ट रोड पर स्थित अमेरिका इंडिया पिक्चर पैलेस पहुंच गए। वो शायद 1911 के ईस्टर का शनिवार था। अमेरिका इंडिया पिक्चर पैलेस में एक फिल्म प्रदर्शित की जा रही थी, द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। ईसा मसीह के जीवन पर केंद्रित इस फिल्म से दादा साहब फाल्के बहुत अभिभूत हुए और इस फिल्म को देखते हुए वो कल्पना करने लगे पर्दे पर श्री कृष्ण और श्री राम के चरित्रों को साकार करने की।
फिल्म लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखने के बाद दादा साहब फाल्के ने जो महसूस किया उसे अपने लेख में इन शब्दों में व्यक्त किया। ईसा मसीह के जीवन की महान घटनाओं को देखते हुए जब मैं सुध बुध खोया ताली बजा रहा था तो एक विचित्र अनुभूति से गुजर रहा था। फिल्म देखते हुए मैं साथ ही साथ अपनी कल्पना में श्री कृष्ण और श्री राम के महान चरित्रों को पर्दे पर साकार करने के बारे में सोच रहा था। फिल्म द लाइफ ऑफ क्राइस्ट के बाद दादा साहब फाल्के ने अगले 2 महीनों में मुंबई के अन्य सिनेमा घरों में प्रदर्शित लगभग सभी फिल्में देख डाली। अपने जीवन के बेहद मुश्किल दौर से गुजरते हुए दादा साहब फाल्के ने लिखा, धीरे धीरे घर की तमाम चीजें बिकती जा रही थी। मैंने सिने उपकरणों की मुख्य सूचियों, सिनेमा पर लिखी किताबों और सिनेमा पर किए अपने प्रयोगों की सामग्री एकत्रित की और जुटा रहा। अगले 6 महीने तक मैं दिन में केवल 3 ही घंटे सो पाता था। लगातार फिल्में देखने, जागते रहने और प्रयोगों में जुटे रहने से मेरी आंखें थकने लगी, मेरी नजर कमजोर होने लगी, मेरी आंखों के कॉर्निया में अल्सर हो गया। 1 साल तक डॉक्टर प्रभाकर के इलाज के बाद मैं दोबारा ठीक से देख पाने में कामयाब हो सका। दादा साहब फाल्के पर्दे पर भारतीय संस्कृति के जिन चरित्रों को साकार करना चाहते थे उस काम के लिए आवश्यक उपकरण और अनुभव की जरूरत थी। दादा साहब फाल्के ने 12,000 रुपए की बीमा पॉलिसी को गिरवी रखकर 10,000 रुपए का कर्ज लिया और 1 फरवरी 1912 को लंदन के लिए रवाना हो गए। लंदन में दादा साहब फाल्के की मुलाकात हुई बायोस्कोप नामक साप्ताहिक अखबार के संपादक से। वो दादा साहब फाल्के के फोटोग्राफी संबंधी ज्ञान और अन्य कलाओं में उनकी दक्षता और फिल्म निर्माण के प्रति उनके जुनून को देखकर बहुत प्रभावित हुए। लंदन में दादा साहब फाल्के फिल्म निर्माता सिसिल हेपवर्थ से भी मिले। इंग्लैंड में दादा साहब फाल्के ने खरीदा एक सिने कैमरा, प्रिंटिंग मशीन और कच्ची नेगेटिव फिल्म। दादा साहब फाल्के ने अपनी इस यात्रा के बारे में एक लेख में लिखा था, लंदन में मैंने फिल्म निर्माण में काम आने वाले कुछ जरूरी उपकरण खरीदे और साथ ही वहां के एक नामी स्टूडियो का भ्रमण किया। 10-15 दिन तक मैंने फिल्म निर्माण से संबद्ध कई विभागों की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया और कुछ काम तो मैंने खुद करके भी देखे। एक अप्रैल सन 1912 को दादा साहब फाल्के लंदन से वापस मुंबई आ गए और मुंबई में उन्होंने अपने फिल्म बैनर की नींव रखी, जिसे नाम दिया गया फाल्केज फिल्म कंपनी। मई 1912 में लंदन प्रवास के दौरान दादा साहब फाल्के द्वारा खरीदे गए सामान का पार्सल मुंबई के बंदरगाह पहुंचा। इस पार्सल में एक उम्दा कैमरा, प्रिंटिंग मशीन, परफोरेटिंग मशीन और कच्ची फिल्म के रोल शामिल थे। मई 1912 में तत्कालीन मुंबई से प्रकाशित अखबार इंदु प्रकाश में दादा साहब फाल्के ने एक विज्ञापन प्रकाशित करवाया, जिसमें फिल्म में अभिनय करने में दिलचस्पी रखने वाले कलाकारों से आवेदन करने की अपील की गई थी।
विज्ञापन पढ़कर ऐसे लोग पहुंच गए जिन्होंने दादा साहब फाल्के को निराश कर दिया। मजबूरन अगले विज्ञापन में उन्हें यह साफ करना पड़ा कि ऐसे लोग ही आवेदन करें जिनका व्यक्तित्व दर्शनीय हो। सामाजिक रूढ़ियों और संकीर्णताओं के चलते फिल्म के लिए महिला कलाकारों का मिल पाना बहुत कठिन हो गया था। फिल्म के महिला पात्रों की भूमिका भी पुरुष कलाकारों ने ही निभाई। राजा हरिश्चंद्र की संगिनी तारामती की भूमिका निभाई थी सालुंके ने, जो मुंबई के एक रेस्टोरेंट में कुक थे। राजा हरिश्चंद्र की भूमिका में थे दत्तात्रेय दामोदर दापके। विश्वामित्र बने जीवी साने। रोहिताश्व की भूमिका निभाई दादा साहब फाल्के के बेटे भालचंद्र ने। चूंकि उन दिनों फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए दादा साहब फाल्के ने अपने कलाकारों को हिदायत दे रखी थी कि अगर कोई पूछे तो कहना हम फैक्ट्री में काम करते हैं। आप हैं दादा साहब फाल्के के नाती चंद्रशेखर पुसालकर। दादा साहब को 2 लड़की और 7 लड़के थे, तो उसकी दूसरी लड़की मालती फाल्के, बाद में वृंदा पुसालकर का मैं बेटा हूँ। दादाजी तो ही वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द टाइमिंग्स। किसी ने उन्हें एक वक्त दिया है 9 बजे का, 10 बजे का, अगर ही इज नॉट एबल टू मेक इट देन उन्हें बहुत पसंद नहीं करते थे। ये किस्सा मेरी माँ जी ने बोला। एक टाइम ऐसा हो गया था कि वो स्टूडियो जाते थे घर से, वो उसको फैक्ट्री बोल देते थे, तो उसका एक्चुअली वॉकिंग डिस्टेंस होगा 20 मिनट है और गाड़ी से 5-10 मिनट का कार थी। तो वो ड्राइवर आता था सुबह 9 बजे का और बाद में वो कार से फैक्ट्री जाते थे सुबह। वो पर्टिकुलर डे पे वो ड्राइवर टाइमिंग से 5 मिनट कुछ लेट हो गया, तो दादा साहब स्टार्टेड वॉकिंग। वो बोलते थे ठीक है ड्राइवर आया नहीं ना, मैं अभी चल के ही जाऊंगा स्टूडियो। तो वो चल पड़े। बाद में ड्राइवर दौड़ के आया पीछे से। वो बोले कि बैठो अभी मैं आया हूँ। नहीं, वो चलते थे और कार वॉज फॉलोइंग हिम। ये सीन स्टूडियो तक रह गया। मीन्स आप हमारे साथ काम करते हैं तो पर्टिकुलर पंक्चुअल रहना चाहिए। दादा साहब फाल्के वॉज वेरी लविंग पर्सन। दिल में बहुत उनको प्यार था अपने सभी बच्चों के बारे में, लेकिन वेरी स्ट्रिक्ट। उनका जो एक अमुक एक काम है वो उनके मुताबिक होना चाहिए। वो बोलते थे हमारे जो घर है वो हमेशा एक सेट के तरह दिखना चाहिए। भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर रोशनी डालते हुए उनके नाती चंद्रशेखर पुसालकर। उनका एक दृष्टि थी, आर्टिस्ट आदमी थे वो, और उनके घर में लाइब्रेरी भी थी, अच्छे अच्छे बुक्स के कलेक्शन थे। वो चाहते थे कि अपने बच्चे सभी तरफ के बुक्स पढ़े। हर हफ्ते वो बच्चे लोग को पिक्चर दिखाते थे और वो सिर्फ दिखाते नहीं थे, बाद में उनसे शेयर द व्यूज ऑन द डाइनिंग टेबल और पूछते थे क्या अच्छा लगा। उनका कंसंट्रेशन पूरी तरह सिनेमा का ऊपर था। जैसा उनको 9 बच्चे थे तो 10वां ये सिने कन्या थी। वो हमेशा बोलते थे ये चित्रपट शकुंतला जैसी मुझे सिने कन्या है। तत्कालीन मुंबई के दादर की एक मुख्य सड़क पर उन्होंने एक स्टूडियो लिया। यहीं मथुरादास मांजीवाल जी के बंगले में फाल्के साहब 7 बरस तक सपरिवार रहे। यहीं रहते हुए दादा साहब फाल्के ने भारत की पहली कथा फिल्म राजा हरिश्चंद्र की कथा और पटकथा तैयार की। यहीं फिल्म के लिए निर्माण किया गया कॉस्ट्यूम्स और सेट्स का। सन 1912 के बारिश के मौसम के गुजरने के बाद दादा साहब फाल्के ने शुरुआत की राजा हरिश्चंद्र फिल्म की शूटिंग। दिन में शूटिंग होती और रात में नेगेटिव को छिद्रित करने, फिल्म को प्रोसेस करने, संपादित करने और प्रिंट करने का काम होता। तत्कालीन बॉम्बे क्रॉनिकल ने इस फिल्म के बारे में टिप्पणी करते हुए लिखा था, यह पहली महान भारतीय नाट्य फिल्म है और ये पश्चिम की महाकाव्यों को प्रदर्शित करने वाली फिल्मों जैसी है। भारतीय सिनेमा के पितामह धुंडीराज गोविंद फाल्के का जन्म 30 अप्रैल सन 1870 को नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर में हुआ था। उनके पिता संस्कृत के विद्वान थे। सन 1885 में 15 बरस की आयु में उन्होंने मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया। 5 साल तक
दादा साहब फाल्के ने ड्राइंग और पेंटिंग का अध्ययन किया और फिर 1890 में कला भवन बड़ौदा चले गए। 1890 में ही फाल्के जी ने अपना पहला स्टिल कैमरा खरीदा। रतलाम में बाबूराव वालावलकर के मार्गदर्शन में फाल्के जी ने हाफ टोन ब्लॉक प्रोसेसिंग, फोटोलिथो ट्रांसफर, सेरेमिक्स और डार्क रूम प्रिंटिंग का काम सीखा। बाद के लगभग 1.5 दशक तक फाल्के साहब ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने भाग्य को आजमाया। सन 1892 से सन 1900 तक गोधरा में उन्होंने फोटोग्राफर के रूप में काम किया। 1901 में दादा साहब फाल्के बड़ौदा आ गए, जहां उनकी भेंट हुई लूमियर बंधु की टीम में काम करने वाले जर्मन जादूगर कार्ल हर्ट्ज से। उनसे फाल्के साहब ने जादू के कई करतब सीखे और प्रोफेसर केल्फा फाल्के के नाम से शोज किए। सन 1902 से 1905 तक दादा साहब फाल्के ने भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में ड्राफ्ट्समैन फोटोग्राफर के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र देकर पुणे के पास लोनावाला में प्रिंटिंग का कारोबार शुरू करने के लिए स्थापना की फाल्केस आर्ट प्रिंटिंग एंड एंग्रेविंग वर्क्स की। सन 1854 में प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा ने देवी देवताओं के चित्रों की बड़ी संख्या में प्रतियां निकालने के लिए लोनावाला में लिथोग्राफी प्रेस स्थापित की थी। लोनावाला में फाल्के जी का काम था राजा रवि वर्मा की प्रेस के लिए फोटोलिथो ट्रांसफर करना। सन 1909 में दादा साहब फाल्के अपनी प्रिंटिंग प्रेस लोनावाला से मुंबई ले आए और मुंबई में सेठ पुरुषोत्तम विश्राम भाव जी के साथ पार्टनरशिप में शुरुआत की लक्ष्मी आर्ट प्रिंटिंग प्रेस की। इसी बरस फाल्के साहब 3 रंगी प्रिंटिंग तकनीक सीखने के लिए जर्मनी गए। वहां से लौटकर 1910 में उन्होंने मराठी और गुजराती में कला पर केंद्रित पत्रिका स्वर्णमाला का प्रकाशन आरंभ किया। सन 1911 में दादा साहब फाल्के का अपने भागीदारों से गहरा व्यावसायिक मतभेद हो गया, जिसके चलते वो लक्ष्मी आर्ट प्रिंटिंग प्रेस से अलग हो गए। आर्थिक रूप से टूटे हुए और भागीदारों से मिले अपमान और व्यावसायिक चोट से आहत दादा साहब फाल्के ने एक दिन मुंबई में देखी फिल्म लाइफ ऑफ क्राइस्ट। इस फिल्म को देखकर दादा साहब फाल्के को प्रेरणा मिली पूरी तरह भारतीय कथा चित्र राजा हरिश्चंद्र के निर्माण की। 3 अक्टूबर सन 1913 को दादा साहब फाल्के अपना स्टूडियो मुंबई से नासिक ले गए। नासिक में उन्होंने निर्माण किया अपनी दूसरी फिल्म मोहिनी भस्मासुर का। इसमें नारी पात्रों की भूमिका रिश्ते में मां बेटी दुर्गा और कमला नामक महिलाओं ने निभाई थी। 2 जनवरी सन 1914 को यह फिल्म मुंबई के ओलंपिया थिएटर में प्रदर्शित की गई। 6 जून सन 1914 को मुंबई में प्रदर्शित हुई उनकी तीसरी फिल्म सावित्री सत्यवान। 1 जनवरी सन 1918 को दादा साहब फाल्के ने 5 भागीदारों के साथ मिलकर स्थापित की हिंदुस्तान फिल्म कंपनी, जिसके बैनर तले निर्मित की फिल्म श्री कृष्ण जन्म। 3 मई सन 1919 को आई फिल्म कालिया मर्दन। दादा साहब फाल्के ने पौराणिक चरित्रों का फिल्मांकन प्रतीकात्मक अर्थ में किया था। पर्दे पर कृष्ण द्वारा गोकुलवासियों की रक्षा या कंसवध को लोग अंग्रेजी दास्ता से स्वयं की मुक्ति को जोड़कर देख रहे थे। दादा साहब फाल्के से प्रेरित होकर हजारों लोग फिल्म व्यवसाय में कूद पड़े, जो न तो
तकनीकी रूप से प्रशिक्षित थे और न ही उन्हें फिल्म कला की समझ थी। ऐसे लोगों को रोकने और शिक्षित लोगों को फिल्म व्यवसाय की तरफ आकर्षित करने के लिए दादा साहब फाल्के ने नवयुग पत्रिका में अनेक निबंध लिखे और एक लघु प्रशिक्षण फिल्म का निर्माण भी किया, हाउ फिल्म्स आर प्रिपेयर्ड, यानी फिल्में कैसे बनाई जाती हैं। फिल्म जैसे व्यवसाय में जहां गोपनीयता को बहुत महत्व दिया जाता था, इस तरह की फिल्म का निर्माण उनके भागीदारों को पसंद नहीं आया। इसी बात को लेकर हिंदुस्तान फिल्म कंपनी के भागीदारों से दादा साहब फाल्के की अनबन हो गई और वो निराश होकर नासिक से वाराणसी चले गए। अपनी पहली फिल्म यानी राजा हरिश्चंद्र के नायक की नगरी में उन्होंने 2 वर्ष बिताए और रंगभूमि नाम से एक नाटक की रचना की। लोकमान्य तिलक ने दादा साहब फाल्के के लिखे इस नाटक के कुछ अंश सुने थे और उन्होंने उसकी प्रशंसा भी की थी। उनके नाटक पर एक आलोचक ने लिखा, फाल्के अपने नाटक में समाज सुधार पर जोर देते हैं, जबकि हमारे नाटकों में सिर्फ इस बात पर जोर दिया जाता है कि लोग नाटक देखते समय अपने आप को भूल सकें। पुनर्जागरण के उस दौर में जबकि भारतीय संस्कृति, इतिहास और पौराणिक चरित्रों के विषय में बहुत कम प्रामाणिक तथ्य प्रकाश में आए थे, दादा साहब फाल्के पौराणिक कथाओं के माध्यम से देशवासियों में ऐतिहासिक स्मृति जगाने का महान कर्म कर रहे थे। इस बीच दादा साहब फाल्के के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए, अनेक मुश्किलों का उन्होंने सामना किया। 6 अगस्त सन 1937 को मुंबई के ओपेरा हाउस में प्रदर्शित हुई उनकी आखिरी फिल्म गंगा अवतरण। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में दादा साहब फाल्के आर्थिक विपन्नता का शिकार हो गए। उनका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। गुजरते वक्त के साथ फिल्म जगत ने दादा साहब फाल्के को भुला दिया। भारतीय सिनेमा की 25वीं सालगिरह के मौके पर भारतीय सिनेमा के पितामह धुंडीराज गोविंद फाल्के उस आयोजन की भीड़ में एक आम आदमी की तरह ही मौजूद थे। भारतीय सिनेमा की रजत जयंती पर आयोजित उस कार्यक्रम के बारे में बोलते हुए दादा साहब फाल्के के नाती चंद्रशेखर पुसालकर, कोई ने उनको पहचाना, मेरे बहुत सादे थे वो। तो बाद में वो पृथ्वीराज कपूर स्टेज पे थे, वो बोले जिनकी वजह से ये फंक्शन चल रहा है, ये आदमी की जगह स्टेज पे होना चाहिए, ये आम आदमी में कैसे बैठे, उनको यहाँ लेके आइए। बाद में उनको ऑनर किया कि आज जो हम देख रहे हैं ये दिन सिल्वर जुबली, ये आपकी वजह से है। उनको बोलने को बोला कि आप 2 शब्द बोलिए। तो दादा साहब ने ये भावना व्यक्त की है कि आज ये सिने कन्या जो शकुंतला जैसे नौमोदी के पास जैसी पली, वैसी ये सिने कन्या मेरे जैसे गरीब ब्राह्मण के पास पली गई है। आज मुझे खुशी है कि आज ये सिने कन्या 25 साल की हो गई है, ये बड़े घर में जा रही है। मेरे एक हाथ में बहुत खुशी है, लेकिन एक हाथ में आंसू भी है। जिंदगी के क्लाइमेक्स पर बेहद मुफलिसी के दिन गुजार रहे दादा साहब फाल्के की कुछ आर्थिक मदद की वी शांताराम, गौहरबाई और BN सरकार ने, लेकिन वो मदद काफी न थी। उपेक्षा, गरीबी और बीमारी ने दादा साहब फाल्के को तोड़कर रख दिया। 1 वर्ष 4 महीने की लंबी बीमारी के बाद 16 फरवरी सन 1944 की सुबह 5 बजे भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के ने अंतिम विदाई ली। भारत सरकार ने इस महान विभूति के सम्मान में सन 1969 में आरंभ किया भारतीय सिनेमा का
सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार। सबसे पहले यह सम्मान दिया गया था देविका रानी रोरिक को। अब तक सिनेमा की कुल 42 हस्तियों को यह सम्मान प्राप्त हो चुका है। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के 100 वर्षों की यात्रा को समर्पित इस श्रृंखला की ये थी पहली कड़ी, जो केंद्रित थी दादा साहब फाल्के पर। शोध एवं आलेख डॉक्टर अनुपम ओझा, ध्वनि संपादन कमल शर्मा, टेक्निकल सपोर्ट दिलीप कुलकर्णी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मनीषा जैन, प्रोड्यूसर कमल शर्मा। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के महान फिल्मकारों को समर्पित विविध भारती की पेशकश। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। श्रोताओं, भारतीय सिनेमा ने 100 बरस की यात्रा तय की है उन महान फिल्मकारों की उंगली थामकर, जिन्होंने इसकी भाषा गढ़ी, इसका व्याकरण रचा और इसे वर्तमान स्वरूप देने में अपना बहुत कुछ दांव पर लगा दिया। ये श्रृंखला विविध भारती का विनम्र प्रयास है भारतीय सिनेमा के महान फिल्मकारों के अमूल्य योगदान को याद करने का, रेखांकित करने का। इस श्रृंखला की आगामी कड़ियों में आप सुन सकेंगे सेल्यूलॉइड पर जिंदगी के इंद्रधनुषी रंग बिखेरने वाले और भी कई फिल्मकारों पर केंद्रित कार्यक्रम। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र